डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर ने यूसीसी को लेके ये पॉइंट कहा था जब इंडिया आजाद होता है, और उस समय यूसीसी को हम इसलिए नहीं इम्प्लीमेंट कर पाए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू विल आईएएस एकेडमी, वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर यूपीएससी सीएसई प्रिपरेशंस। अगर हम पर्सनल लॉ को यूनिफॉर्म कोड में लेके आते हैं, इससे पहले देखते हैं कि कंस्टिट्यूएंट असेंबली के व्यूज क्या हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाने के लिए। देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड को फंडामेंटल राइट्स का पार्ट नहीं बनाया गया 5:4 से। ये जो डिबेट है डिस्कार्ड होती है वहाँ, और फंडामेंटल राइट का इसे पार्ट नहीं बनाया गया। लेकिन फंडामेंटल राइट का पार्ट नहीं बनाने के बाद भी डीपीएसपी में आर्टिकल 44 के अंदर यूसीसी को डाला गया, और ये कहा गया कि इट शैल बी, शैल का यूज करते हुए कहा गया कि जो गवर्नमेंट है उसे यूसीसी को इम्प्लीमेंट करना चाहिए एज सुन एज। इस तरीके से एक माहौल क्रिएट करना चाहिए कि लोगों के अंदर सेल्फ अवेयरनेस आ जाए और लोग इसको इम्प्लीमेंट कर ले। आर्टिकल 37 का भी इसे सपोर्ट मिलता है। उस समय जब इंडिया आजाद होता है, और उस समय यूसीसी को हम इसलिए नहीं इम्प्लीमेंट कर पाए क्योंकि हमारे अंदर इतनी अवेयरनेस नहीं थी, हम इतने एजुकेटेड नहीं थे। तो ये डर था कि कहीं ना कहीं जो पूरा इंडिया है वो संभलेगा नहीं। अगर हम नहीं संभाल पाएंगे तो इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर एक कंसर्न खड़ा हो जाएगा, और इस वजह से यूसीसी को इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। बट डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर ने यूसीसी को लेके ये पॉइंट कहा था, और उस समय उनका भी व्यू था कि फंडामेंटल राइट में डाला जाए। बट अनफॉर्चुनेटली जो रेशियो ऑफ वोटिंग है वहाँ वो बात नहीं बन पाई, और इस वजह से ये आर्टिकल 44 का पार्ट बना। लेकिन जितने प्रोमिनेंट लीडर रहे उनका ये व्यू था कि अगर इंडियन सोसाइटीज को एक पावर प्रोवाइड करनी है तो सबको बैलेंस करने की जरूरत है, और वहाँ जो यूसीसी है वो मेजर रोल प्ले करेगा।